हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सीनियर बायोलॉजी के अंदर लेसन नंबर 31 गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। यानी कि हम देखो बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि मानव के अंदर जो जनन की क्रिया होती है उसके बारे में, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर अध्ययन किया है वो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि मानव के अंदर पाए जाने वाले जनन तंत्र। और उसके बाद में आज अपने नेक्स्ट जो हमारा लेसन है और वो है गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अंदर युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी कि युग्मक जनन जो है उसके बारे में आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसका जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी प्रोसेस के बारे में। तो देखो, अगर मैं बात करूं गैमेटोजेनेसिस की, तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन है या मनुष्य है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। और जब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो हम देखते हैं कि लैंगिक जनन जो है उसके अंदर मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रिया है वो अवश्य रूप से देखने को मिलती है। और इस अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें नर युग्मक के रूप में शुक्राणु और मादा युग्मक के रूप में अंडाणु। तो इस प्रकार से शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इस लेसन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि स्पर्म और ओवम यानी कि नर युग्मक के रूप में शुक्राणु और मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, हमारा लेसन है क्या, गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में युग्मक जनन। अब देखो, बात करते हैं युग्मक जनन की, तो हम देखते हैं कि जो गॉनेड्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं नर सदस्य के अंदर मुख्य जननांग के रूप में टेस्टिस और मादा सदस्य के अंदर मुख्य जननांग के रूप में क्या पाया जाता है, अंडाशय यानी कि ओवरी। तो इनके अंदर क्या है, आद्य जनन कोशिकाएं यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं। कि अगर हम बात करें टेस्टिस की या हम बात करें ओवरी की, तो टेस्टिस के अंदर जो इसकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और इसी प्रकार से ओवरी के अंदर भी जर्मिनल एपिथीलियम यानी कि जनन उपकला जो है वो पाई जाती है। और उसके अंदर मौजूद होती है आद्य जनन कोशिकाएं यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जिसे शॉर्ट के अंदर PGCS भी कहा जाता है, यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक, तो ये जो आद्य जनन कोशिकाएं होती हैं या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं, जो द्विगुणित अवस्था के अंदर होती है, इनके द्वारा गैमीट्स यानी कि युग्मक जो कि अपनी अगुणित अवस्था के अंदर होते हैं, इनके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो देखो, अगर सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो जनन अंग है उनके अंदर आद्य जनन कोशिकाएं या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं जो द्विगुणित अवस्था में होती हैं, और इनके द्वारा गैमीट्स यानी कि युग्मकों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहलाता है। आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की यानी कि युग्मक जनन की, तो मैंने आपको कहा गैमीट्स यानी कि युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन कहलाती है। तो अगर हम बात करें युग्मकों की यानी कि गैमीट्स की, तो हम बात करते हैं कि गैमीट्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो नर के अंदर नर बनने वाले नर युग्मक के रूप में जो शुक्राणु है वो, और दूसरा मादा सदस्य के अंदर मादा युग्मक के रूप में बनने वाला अंडाणु। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि युग्मक कितने प्रकार के होंगे, 2। कौन कौन से,
एक तो नर युग्मक जिसे हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, और दूसरा मादा युग्मक जिसे हम ओवम या अंडाणु कहते हैं। तो चूंकि युग्मक यानी कि गैमीट्स जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो भी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। कैसे? जिनमें से एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी होती है oogenesis। तो पहली प्रक्रिया कौन सी हो गई? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे हम शुक्र जनन भी कहते हैं, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणु का निर्माण। और दूसरी प्रक्रिया कौन सी हो गई? oogenesis यानी कि अंडजनन, यानी कि मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण। तो देखो, हमने बात की अभी गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमीट्स का निर्माण यानी कि युग्मकों का निर्माण। गैमीट्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो इसलिए गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो भी कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। कैसे? एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि नर सदस्य के अंदर नर युग्मक के रूप में स्पर्म यानी कि शुक्राणु के जो निर्माण की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन। ठीक है। दूसरा, मादा सदस्य के अंदर मादा युग्मक के रूप में अंडाणु यानी कि ओवम के निर्माण की प्रक्रिया, और उसको हमने क्या कह दिया? oogenesis। तो इस प्रकार से हमने देखा गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी oogenesis। ये नाम जो है वो भी अपने आप में इसके बारे में बता रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये यहां पर क्या आ रहा है? स्पर्म, और स्पर्म का मतलब क्या हो गया? शुक्राणु, यानी कि नर सदस्य के अंदर नर युग्मकों के रूप में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मादा युग्मक की, तो मादा युग्मक के रूप में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का, और अंडाणु को क्या कहा जाता है? ओवम। तो ओवम से ये नाम बन गया क्या? oogenesis। ओवम से क्या नाम दिया यहां पर? oogenesis, यानी कि अंडजनन की प्रक्रिया। ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, तो देखो, जहां कहीं पर भी हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस, तो इसका मतलब हम यहां पर बात कर रहे हैं शुक्राणु और अंडाणु दोनों के निर्माण की। ठीक है। अगर कहीं पर हम शब्द यूज करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं केवल शुक्राणु के निर्माण की। अगर हम बात करें oogenesis की, तो इसका मतलब अब हम बात कर रहे हैं केवल और केवल अंडजनन की। तो अगर मैं बात करूं गैमेटोजेनेसिस की, यानी कि युग्मक जनन की, तो हम ये कहते हैं कि गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है इसको FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टकीय प्रेरक हार्मोन जो है इसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, उद्दीपित किया जाता है। यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है इसको क्या किया जाता है? FSH नाम का जो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके द्वारा क्या किया जाता है? उद्दीपित किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे हमने यहां पर लिखा है कि अगर हम बात करें मनुष्य की या कुछ अन्य प्राणियों की, तो इनके अंदर जो ये जर्म सेल है, जो जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर मौजूद होती हैं, जो आगे चलकर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के रूप में कार्य कर रही है ये, तो मनुष्य आदि के अंदर जो प्रेजेंट जर्म सेल है, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं इनका निर्माण कब होता है और कहां पर होता है। तो देखो बताया गया है, वो बात करते हैं कि मनुष्य आदि के अंदर जर्म सेल का निर्माण एम्ब्रियो की प्रारंभिक अवस्थाओं के अंदर बाह्य भ्रूणीय मेसोडर्म किससे होता है?
बाह्य भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है, जो पीतक कोश एंडोड्रम यानी कि यॉर्क शेक एंडोड्रम जो है उसकी ओर अभिगमन करते हुए अंत में विकसित भ्रूण के जनक यानी कि गॉनेड्स के अंदर पहुंच जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि मनुष्य आदि जो हैं इनके अंदर जो जर्म सेल हैं उनका निर्माण बाह्य भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है और इसके बाद ये फिर पीतक कोश एंडोड्रम की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं और जब भ्रूण विकसित हो जाता है तो उस दौरान ये जो है वो कहाँ आ जाती है, गॉनेड्स यानी कि उसके जनन अंगों के अंदर, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी के अंदर। तो देखो अब यहाँ पर बात आती है, जो आपके लिए नए शब्द हैं वो है बाह्य भ्रूणीय मेसोडर्म, पीतक कोश, एंडोड्रम। तो इन सब के बारे में हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जब हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि भ्रूण विकास के दौरान। तो अभी आप केवल इतना ध्यान रखो कि मनुष्य आदि के अंदर जो ये जर्म सेल है इनका निर्माण तो कहाँ पर होता है, बाह्य भ्रूणीय मेसोडर्म के अंदर, और इसके बाद फिर इन्हें कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है, पीतक कोश एंडोड्रम की ओर, और अंत के अंदर ये विकसित भ्रूण जो है उसके कहाँ पहुंच जाती है, गॉनेड्स यानी कि जनन अंगों के अंदर। चलो इसके बाद देखते हैं कि विटामिन ई जो है इसकी अगर कमी हो जाती है तो इसके कारण क्या आ जाती है, स्टेरिलिटी उत्पन्न हो जाती है, बंध्यता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उसके अंदर जनन की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किसकी कमी के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो भी क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काफी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कि स्वस्थ गैमीट्स के निर्माण हेतु विटामिन ए जो है वो क्या है, आवश्यक है। और अगर इस विटामिन ए की कमी आ जाए तो इसके कारण बनने वाले जो गैमीट्स हैं वो क्या रहेंगे, कमजोर रहेंगे और कम क्रियाशील रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जनन के अंदर दो विटामिन जो है वो अपना मुख्य रोल प्ले कर रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले हमने बात की विटामिन ई की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर विटामिन ई की जो है वो शरीर के अंदर कमी हो जाए तो जनन की क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्टेराइल यानी कि बंध्य, उसके द्वारा संतान उत्पन्न नहीं की जा सकेगी। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें विटामिन ए की तो हम देखते हैं कि विटामिन ए जो है वो स्वस्थ गैमीट्स के निर्माण के लिए अति आवश्यक है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो इसके कारण बनने वाले जो गैमीट्स हैं वो क्या रहेंगे, कमजोर रहेंगे और कम क्रियाशील होंगे। तो अब देखो, मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन, और दूसरा oogenesis यानी कि अंड जनन। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, यानी कि शुक्र जनन के बारे में, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में, और फिर आगे चल करके नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे oogenesis के बारे में। तो देखो, अधिकांश जंतु जो हैं इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर। देखो, इससे प्रीवियस जो लेसन था उसके अंदर हमने जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन किया था, तो उसके अंदर अगर आपको टेस्टिस और ओवरी की स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान में है तो आपको ये गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है कि जो जनरली ज़्यादातर जो जंतु हैं उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर। जैसा कि आपने ह्यूमन के अंदर जब टेस्टिस की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था तो आपने देखा था उसके अंदर क्या मौजूद थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि शुक्र जनन नलिकाएं। तो उन्हीं के अंदर ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो इसलिए कहा गया है कि अधिकांश जंतु जो हैं उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है जिनके अंदर ये क्रिया टेस्टिस के अंदर न होकर के किसी अन्य भाग के अंदर भी होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है
अर्थवॉर्म का यानी कि केंचुए का, जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो टेस्टिस के अंदर न होकर के कहाँ होता है, सेमिनल वेसिकल के अंदर होता है, यानी कि शुक्राशय के अंदर। ठीक, आगे बात की गई है थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण जो है इस दौरान कौन कौन से स्टेप आते हैं, कैसे होता है, इसका थोड़ा सा आइडिया दिया गया है। देखो, जो टेस्टिस है यानी कि जो वर्षण है उसके अंदर क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसके अंदर आपको पता है 2 स्तर बताए थे मैंने, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था कि बाहर वाला तो क्या कहलाता है, ट्यूनिका प्रोपेरिया, और अंदर वाला क्या कहलाएगा, जर्मिनल एपिथेलियम। तो यहां पर बताया गया है कि जो टेस्टिस है उसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं यानी कि शुक्रजनन जो नलिकाएं हैं, इन शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, जर्मिनल एपिथेलियम यानी कि अंदर वाला स्तर। और इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर पाई जाती है क्या, प्रीमोर्डियल जर्म सेल यानी कि ये आद्य जनन कोशिकाएं। और इन्हीं आद्य जनन कोशिकाओं यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल से आगे चल करके किसका निर्माण होता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा इस प्रोसेस का हमने एक ओवरव्यू लिया है, क्या कि जो शुक्र जनन की क्रिया है वो कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होगी, जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या पाई जाएगी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। और यही प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है वो आगे चल करके किसका निर्माण करेगी, स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। अब जो ये बनने वाले शुक्राणु हैं उनको पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कौन उपलब्ध करवाएगा, सर्टोली कोशिकाएं। क्योंकि हमने देखा था वहां पर कि जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो कौन सी थी, जर्म सेल, और दूसरी कौन सी थी, सर्टोली कोशिकाएं। जर्म सेल ने तो क्या बना दिया, स्पर्म, और जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो क्या प्रदान करती है, उनको पोषण प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या शुक्राणुओं का निर्माण है, इस दौरान प्रयुक्त की जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में, महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में, जिनमें से सबसे पहले दिया गया है स्पर्मिएशन। क्या है, स्पर्मिएशन। तो अब बात करते हैं स्पर्मिएशन का मतलब क्या है। तो आपने जब टेस्टिस की संरचना का अध्ययन किया था तो तब आपने देखा था कि जो बनने वाले शुक्राणु हैं वो सर्टोली कोशिकाओं से पोषण की प्राप्ति करते हैं, और इस दौरान ये अपने शीर्ष भाग से सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धसे हुए रहते हैं। तो देखते हैं हम स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु का सर्टोली कोशिकाओं से बाहर निकलना। जो सर्टोली कोशिकाओं के अंदर वो धसे हुए थे वहां से क्या निकलना, उन शुक्राणुओं का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, स्पर्मिएशन कहलाएगा। कि जैसे ये मान लो सर्टोली कोशिका है और इसके अंदर यहाँ पर ये शुक्राणु जो है वो पोषण प्राप्ति के लिए अपने शीर्ष भाग के द्वारा इसके अंदर धसा हुआ है। तो इस शुक्राणु का यहाँ से इस सर्टोली कोशिका से बाहर निकलना जो है वो क्या कहलाएगा, स्पर्मिएशन। क्या कहलाएगा, स्पर्मिएशन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में, सेमिनेशन। ठीक है, सेमिनेशन का मतलब क्या है, स्पर्म का टेस्टिस से बाहर निकलना। देखो कि ये सर्टोली कोशिका थी, इससे जब ये स्पर्म बाहर निकला तो इसको हमने क्या नाम दिया, स्पर्मिएशन। इसके बाद ये स्पर्म कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमस वगैरह के अंदर, और उसके बाद फिर कहाँ जाएगा,
सेमिनल वेसिकल्स के अंदर यानी कि शुक्राशय के अंदर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्पर्मिएशन है इसका मतलब तो क्या हुआ, स्पर्म का सर्टोली कोशिकाओं से बाहर निकलना, और जब यही शुक्राणु टेस्टिस यानी कि वर्षण से बाहर निकल जाता है तो इसे नाम दिया जाता है सेमिनेशन। ठीक है, अब सेमिनेशन जो है इसी से मिलती जुलती एक शब्दावली और है और वो है इनसेमिनेशन। ठीक है, इनसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म का यानी कि शुक्राणुओं का नर सदस्य के शरीर से बाहर निकलकर मादा सदस्य के वेजाइना यानी कि योनि के अंदर स्थानांतरित होना। यानी कि स्पर्म का मादा की वेजाइना के अंदर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, इनसेमिनेशन कहलाता है। इसके बाद एक टर्म और बची है इजेकुलेशन। इजेकुलेशन, इजेकुलेशन का मतलब होता है स्पर्म का शरीर से बाहर निकलना। तो देखो हमने यहां पर 4 शब्दावलियों के बारे में बात की। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन का मतलब स्पर्म का यानी कि शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से बाहर निकलना। नेक्स्ट हमने बात की सेमिनेशन, सेमिनेशन का मतलब शुक्राणुओं का टेस्टिस यानी कि वर्षण से बाहर निकलना। और इसके बाद में हमने बात की इजेकुलेशन, इजेकुलेशन का मतलब शुक्राणुओं का नर सदस्य के शरीर से बाहर निकल जाना। और इसके बाद बात की इनसेमिनेशन की, इनसेमिनेशन का मतलब स्पर्म का मादा सदस्य की वेजाइना यानी कि योनि के अंदर स्थानांतरित होना। अब आगे कुछ सर्टोली कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा और बताया गया है। तो वो क्या कहा गया है कि सर्टोली कोशिकाएं जो है वो रक्त वर्षण अवरोधक के रूप में भी कार्य करती है। किसके रूप में, रक्त वर्षण अवरोधक के रूप में कार्य करती है, इसका निर्माण करती है। तो हमने देखा सर्टोली कोशिकाएं क्या कर रही हैं, रक्त वर्षण अवरोधक का निर्माण करती है, इसके रूप में कार्य करती है। तो देखते हैं इसका कार्य क्या है। तो ये रक्त वर्षण अवरोधक जो है वो क्या करता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं की इम्यून सिस्टम से सुरक्षा करता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि शुक्राणुओं को इम्यून सिस्टम से सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, जो हमारे शरीर की ज़्यादातर जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, अपनी डिप्लॉयड स्टेज के अंदर होती है, द्विगुणित अवस्था के अंदर होती है। लेकिन जो शुक्राणु है वो क्या होती है, अगुणित अवस्था के अंदर होती है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन अगुणित कोशिकाओं को एज ए एंटीजन के रूप में ग्रहण करे और इनके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर इन्हें नष्ट कर दे। तो इसलिए इन्हें बचाने का कार्य कौन करती है, सर्टोली कोशिकाएं। और कैसे करती है, ये क्या करती है, एक रक्त वर्षण अवरोधक का निर्माण करती है। और ये रक्त वर्षण अवरोधक जो है वो क्या करता है, इन शुक्राणुओं की इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से सुरक्षा करता है। ठीक, नेक्स्ट, जो कशेरुकी प्राणी हैं इनके अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म के निर्माण की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं वो परिधि से केंद्रीय गुहा की तरफ संपन्न होती है। यानी कि बाउंड्री से स्टार्ट होकर के कहां, केंद्रीय गुहा की तरफ। और इस प्रकार जो है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है उसे नाम दिया जाता है होलोगोनिक। यानी कि जो कशेरुकीय प्राणी हैं इनके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, होलोगोनिक। होलोगोनिक का मतलब इसके अंदर शुक्राणु निर्माण की जो अलग अलग प्रावस्थाएं हैं वो परिधि से प्रारंभ होकर केंद्रीय गुहा की तरफ संपन्न होती है। नेक्स्ट, अगर बात करें हम इंसेक्ट्स यानी कि कीटों के बारे में या निमेटोड्स के बारे में, तो इनके अंदर जो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है वो समीपस्थ सिरे से शुरू होकर दूरस्थ भाग की ओर संपन्न होती है। और इस प्रकार का जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसे नाम दिया जाता है टीलोगोनिक। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कशेरुकी प्राणी हैं उनके अंदर किस प्रकार का होता है, होलोगोनिक। और जो कीट और निमेटोड्स हैं उनके अंदर किस प्रकार का होता है, टीलोगोनिक। तो ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस
यानी कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया और गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन का थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है वो और डिस्कशन। तो देखो अभी अपने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन की क्रिया के बारे में, यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया के बारे में, तो हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो शुक्राणुओं का निर्माण है इसे 2 चरणों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया है? इसे 2 भागों के अंदर। कौन कौन सा? पहला आता है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण यानी कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण। ठीक है, और दूसरा जो बांटा गया है वो है शुक्र कायांतरण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। ठीक है, तो पहला स्टेप कौन सा है? शुक्राणु पूर्वी यानी कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण, और दूसरा कौन सा होगा? शुक्र कायांतरण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। तो देखो अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण के बारे में, तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि जो ये की प्रक्रिया कितने चरणों में हुई? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण पहला चरण या स्पर्मेटिड्स का निर्माण, और दूसरा चरण क्या है? शुक्र कायांतरण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। तो इनमें से अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप के बारे में, जो क्या है? शुक्राणु पूर्वी यानी कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण, तो हम देखते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, शुक्र जनन नलिका जो है, इनके अंदर मौजूद होती है मेल जर्म सेल या जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और इनके द्वारा क्या निर्माण होता है? स्पर्मेटिड्स यानी कि शुक्राणु पूर्वी। तो इस प्रकार से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड यानी कि शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है पहले। ठीक है, ये शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण है इसे आगे 3 चरणों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से चरण हैं? पहला चरण है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा आएगा ग्रोथ फेज, और तीसरा आएगा मैच्योरेशन फेज। इन सब को हमने यहां पर आगे चार्ट के अंदर भी दिखा रखा है। तो देखो सबसे पहले होता क्या है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, शुक्र जनन नलिका है, उनकी जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके अंदर मौजूद होती है मेल जर्म सेल। ठीक है, जिसे हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके अंदर क्या मौजूद है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जो क्या होती है? द्विगुणित होती है 2n। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगी ये? समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की क्रिया होगी, और इसके द्वारा ये क्या करेगी? अपनी संख्या के अंदर बढ़ोतरी करेगी। ठीक है, तो क्या थी? जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, आद्य जनन कोशिका है, वो सबसे पहले क्या करेगी? समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या के अंदर बढ़ोतरी करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होगा? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा, और जो क्या होंगे? द्विगुणित होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसलिए इस अवस्था को क्या नाम दे दिया? मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद में क्या होता है कि जो ये स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या हो जाते हैं? इस समसूत्री विभाजन की जो अवस्था है इससे बाहर निकल जाते हैं, और बाकी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो फिर आगे फ्यूचर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते रहते हैं। तो देखो हमने देखा कि यहाँ पर ये कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या निकल जाएंगे? इस समसूत्री विभाजन की जो अवस्था है उससे क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, यानी कि अपनी अगली स्टेज के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और इसके बाद इनके अंदर क्या होगी? आकार के अंदर बढ़ोतरी होती है, यानी कि इनके अंदर क्या हो जाती है? ग्रोथ।
तो इसलिए इस फेज को क्या नाम दिया गया? ग्रोथ फेज। और जब ये स्पर्मेटोगोनिया इस समसूत्री विभाजन की अवस्था से बाहर निकल जाता है और ग्रोथ फेज के अंदर प्रवेश कर अपने आकार के अंदर बढ़ोतरी कर लेता है, तब इसे नाम दिया जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दिया जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जो अभी तक क्या है? द्विगुणित अवस्था के अंदर है। तो ध्यान रखो बेटा कि चाहे तो हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु कह दो, और अगर मादा सदस्य की बात करें तो प्राथमिक अंडाणु। तो जहां पर ये प्राथमिक वर्ड आ रहा है और इसकी बात की जाए अगर गुणिता की, तो ध्यान रखना वो हमेशा ही क्या होंगे? द्विगुणित होंगे। प्राइमरी शब्द जहां आ गया तो इसका मतलब वो क्या है? द्विगुणित है, चाहे वो क्या है? प्राथमिक शुक्राणु है, चाहे वो प्राथमिक अंडाणु है। ठीक है, कहीं ये मत सोच लेना कि शुक्राणु और अंडाणु जो है वो गैमीट्स है, तो इसका मतलब प्राथमिक शुक्राणु और प्राथमिक अंडाणु भी क्या होंगे? अगुणित नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक इनके अंदर मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया नहीं हुई है। तो देखो हम बात कर रहे थे कहाँ की? इस ग्रोथ फेज की, जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया? समसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं हैं उनसे क्या निकल गया? बाहर, और इसके बाद में क्या कर ली? आकार के अंदर बढ़ोतरी यानी कि क्या की? ग्रोथ। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? ग्रोथ फेज। और ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो क्या होगा? द्विगुणित अवस्था के अंदर। इसके बाद अब ये प्रवेश करता है परिपक्वन प्रावस्था के अंदर यानी कि मैच्योरेशन फेज के अंदर। और इस मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो आपको पता है कितने चरणों में होता है? 2। कौन कौन सा? एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड। तो जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, जिन्हें नाम दिया जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। चूंकि इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा हुआ है, इसलिए इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इसकी तुलना में क्या हो जाएंगे? हाफ। इसका मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो क्या होगा? अगुणित प्रकार का होगा। इसके बाद में इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इनके अंदर क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2-2 कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाएगा। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 4 कोशिकाएं बनेगी, जिन्हें हम नाम देंगे स्पर्मेटिड्स यानी कि शुक्राणु पूर्वी। शुक्राणु पूर्वी क्यों कहा? क्योंकि अभी तक इनसे शुक्राणु का निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि ये शुक्राणु के निर्माण से ठीक पहले की प्रावस्था है, इसलिए इन्हें क्या कहा? शुक्राणु पूर्वी कहा। ठीक है, इसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसे कहा गया है शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस। इस शुक्र कायांतरण के अंदर क्या होता है? जो स्पर्मेटिड है यानी कि जो शुक्राणु पूर्वी है, इनके अंदर कुछ बदलाव होते हैं और उन बदलावों के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो जाता है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु का। ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी है। पहली बात तो यह है कि अगर हम बात करें एक स्पर्मेटोगोनिया की, अगर एक स्पर्मेटोगोनिया की अगर बात की जाए तो इसके परिणाम स्वरूप कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कितने शुक्राणु बनाता है? 4 बनाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए स्पर्मेटोगोनिया की तो क्या होता है? द्विगुणित। अगर बात की जाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तो क्या होगा? द्विगुणित। अगर बात की जाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की तो वो क्या होगा? अगुणित। क्यों? क्योंकि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। और अगर बात की जाए स्पर्मेटिड की तो ये भी क्या होंगे?
अगुणित होंगे और आगे स्पर्म जो है वो भी क्या होंगे, अगुणित होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कितने चरणों में संपन्न होता है। इसके अंदर होने वाली जो विभिन्न घटनाएं हैं उसे दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। एक तो शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, यानी कि यहां तक की जो अवस्था जिसके अंदर ये तीनों अवस्थाएं आई हैं, ठीक। और दूसरा कौन सा है, शुक्र कायांतरण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। तो पहले अगर बात करें शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की, तो शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण है वो कहां होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और यहां पर क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है इसके द्वारा किसका निर्माण होना, स्पर्मेटिड का निर्माण होना। कि ये देखो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से किसका निर्माण हो गया, स्पर्मेटिड का। तो ये यहां से लेकर के यहां तक की जो स्टेज है ये, जिसके अंदर ये तीनों स्टेज आई हैं, वो क्या कहलाएगा, शुक्राणु पूर्वी या स्पर्मेटिड का निर्माण। यहां पर जो ये शुक्राणु पूर्वी का निर्माण है इसके अंदर कितने चरण होंगे, 3 चरण होंगे। कौन कौन से, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज। तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्यूरेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या बताया गया है, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है वो लगातार समसूत्री विभाजन करते हुए अपनी संख्या के अंदर बढ़ोतरी करती है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। तो देखो ये बात यहां पर बताई गई है कि मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया की संख्या के अंदर बढ़ोतरी होती है। इसके बाद अगला चरण क्या था, ग्रोथ फेज, जिसके अंदर देखा कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो समसूत्री विभाजन की अवस्था से बाहर निकल करके अपने आकार के अंदर बढ़ोतरी करते हैं और क्या कहलाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये देखो ग्रोथ फेज के अंदर क्या बताया गया है, आकार के अंदर बढ़ोतरी होती है और इसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, और जो किस अवस्था के अंदर होता है, द्विगुणित अवस्था के अंदर होता है। तीसरा स्टेप कौन सा आएगा, ये रहा मैच्यूरेशन, जिसे हम परिपक्वन प्रावस्था भी कहते हैं। इसके अंदर हमने देखा क्या हो रहा है, मैच्यूरेशन फेज के अंदर क्या होगा, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी, जिसके अंतर्गत प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करेगा और इसके बाद में किसका निर्माण कर देगा, स्पर्मेटिड का निर्माण कर देगा। तो ये यहां पर बताया गया है कि मैच्यूरेशन फेज के अंदर क्या होता है, मियोसिस की क्रिया होगी और इस दौरान जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कि द्विगुणित अवस्था में है उसके अंदर पहले क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, जिसके परिणाम स्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा और जो क्या होगा, अपनी इस अगुणित अवस्था में होगा। और इसके बाद मियोसिस सेकेंड यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की क्रिया होगी और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, स्पर्मेटिड का निर्माण होगा और ये भी क्या होगा, अपनी अगुणित अवस्था के अंदर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये पहला स्टेप यानी कि शुक्राणु पूर्वी का निर्माण या स्पर्मेटिड का निर्माण जो है वो होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे शुक्र कायांतरण के बारे में, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। शुक्र कायांतरण जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं एक बार कि शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पर्मेटिड है इसका किसके अंदर बदलना, स्पर्म के अंदर बदलना। जैसा कि डायग्राम के अंदर भी देख रहे हो कि स्पर्मेटिड जो है वो क्या है, गोलाकार आकृति का है और ये जो स्पर्मेटिड है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, यानी कि इसके अंदर गतिशीलता का गुण नहीं पाया जाता और साथ के अंदर क्या होता है, नॉन फंक्शनल भी होता है, यानी कि इसके द्वारा जनन का कार्य जो है वो संपन्न नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए इस स्पर्मेटिड के अंदर क्या है, कुछ संरचनात्मक और कुछ क्रियात्मक बदलाव किए जाते हैं और उन बदलावों के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण किया जाता है, शुक्राणु का यानी कि स्पर्म का, जो क्या होता है, मोटाइल यानी कि गतिशील भी होता है और फंक्शनल यानी कि जनन की क्रिया को संपन्न करवाने में सक्षम भी होता है। ठीक है, तो यहां पर इस स्पर्मेटिड का कुछ संरचनात्मक और क्रियात्मक बदलावों के परिणाम स्वरूप स्पर्म यानी कि शुक्राणु के अंदर बदलना ही क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण कहलाता है।
जैसा कि हमने यहाँ पर बताया शुक्र कायांतरण के अंदर कि जो नॉन मोटाइल और जो नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड है, ठीक है, उसका मोटाइल और फंक्शनल स्पर्म के अंदर बदलना ही क्या कहलाएगा? शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको शुक्र कायांतरण का जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। आगे हम इस शुक्र कायांतरण के बारे में डिटेल के अंदर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जब ये स्पर्मेटिड जो हैं वो स्पर्म के अंदर बदलते हैं तो इनके अंदर किस किस प्रकार के बदलाव होते हैं, जैसे कि जो एक्सेस जो मटेरियल है, जो नॉन एसेंशियल जो मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना, ठीक है, इसी प्रकार से एक्रोसोम का निर्माण कर देना, इसकी शेप का चेंज कर देना, वो सारे जो चेंजेज है न्यूक्लियस के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, सारे जो होने वाले परिवर्तन हैं उनके बारे में अपने थोड़ा डिटेल के अंदर अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।